everyone, Bhali Tare Aaya. Welcome back to Mindful Musings. We are back on our channel with a new series, and I'm your host Varda Jamil, and I am with my father, Mr. Jamil Khan. तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया होगा which kind of series we are talking about, and we are starting here. We are going to talk about the Indus Valley civilization and the Sindh. Main purpose is because we are living in Sindh, our province in Sindh, we are born here and हम यहाँ रह रहे हैं इतने सालों से और हमारा कल्चर है ये, तो ऑब्वियसली ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इसके बारे में बात ना ना करें। करें, बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम सब ने शुरू से ही पढ़ा है दैट इट इज द मोस्ट अर्लीस्ट सिविलाइजेशन दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, लाइक इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रॉन्ज एज। लाइक इतनी पुरानी है ये। ब्रॉन्ज एज जो है वो स्टोन एज के बाद स्टार्ट हुई थी। स्टोन एज में लोग सिर्फ स्टोन से रिलेटेड चीजें बनाया करते थे, बट ब्रॉन्ज एज में उन्होंने, ब्रॉन्ज जो है वो एक अलॉय है केमिकल, दो एलिमेंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है, उसके टूल्स बना के उन्होंने फिर यूज करना स्टार्ट किए थे। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उनकी सिविलाइजेशन जो है वो सबसे अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती है। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब है कि उन्होंने अपने शहर तरतीब दिए थे। लाइक वो एक देहाती जिंदगी नहीं गुजार रहे थे, उन्होंने अपने पूरे कल्चर को शहरों की तरह लाना शुरू कर दिया था। और बल्कि आज से ज्यादा मतलब कराची से ज्यादा बेहतरीन एग्जैक्टली शहर हुआ करते थे और उनकी बिल्कुल वेल प्लान्ड सिटीज होती थी, अगर हम उसको कहें कि बाकायदा स्ट्रीट्स होंगी, सेवरेज सिस्टम होता है, हर चीज उनकी वेल प्लान्ड थी। और अगर हम बात करें उनके लोगों की तो उनके लोगों में स्किल्ड फार्मर्स मौजूद थे, उनके आर्किटेक्चर्स बहुत अच्छे थे, और अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो वो भी बेहतरीन था। तो अगर हम इस तरह की चीज़ों पे गौर करें तो कह सकते हैं कि हर इंसान हर चीज़ में ही माहिर था। बिल्कुल, है ना? और मतलब और इस बात से हम उनकी फिर जहानत का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इंतहाई ज़हीन हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने एडवांस एग्रीकल्चर टेक्निक्स अपनाई, क्योंकि वो रहते थे इंडस वैली के, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ रिवर फ्लो है। तो उन्होंने एग्रीकल्चरल टेक्निक्स अपनाई, इरिगेशन सिस्टम उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने वहाँ फार्मिंग स्टार्ट करवाई, क्रॉप्स की काश्तकारी वगैरह उन्होंने स्टार्ट करवाई, तो उसमें उनकी महारत बहुत सामने आई। फिर अगर हम बात करें तो उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया, ट्रेड उनके यहाँ बहुत कॉमन था, और ट्रेड शुरुआत उन्होंने कह सकते हैं कि की, क्योंकि बहुत अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं वो स्टार्ट यहीं से हुई। बिल्कुल। फिर अगर हम उनकी बात करें स्क्रिप्ट की तो वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम जो है वो हमें उनके यहाँ मिलता है। बिल्कुल कि उन्होंने फिर लिखाई और लिखने पढ़ने का काम भी शुरू किया, और इस बात का अंदाज़ा हम पुरानी उनकी पोइट्री से और उनकी डिफरेंट बुक्स वगैरह से भी जो हमें चीज़ें मिली हैं, लाइक उनके रुइंस ऑफ मोहनजोदड़ो में अगर हम देखते हैं तो मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो कि 5000 साल कबल पुरानी है, आई गेस, जितना मुझे याद है। अब जो जदीद तहकीकात सामने आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हिंदुस्तान में अभी राखी गढ़ी एक जगह है, गुजरात में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इंडिया के गुजरात में, और बलूचिस्तान में महरगढ़, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ उस तहज़ीब के हमें आसार मिलते हैं। तो ये तहज़ीब अगर इसका हुदूद अरबा निकाला जाए तो ये शुमाली इंडिया और पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से, ये इंडस सिविलाइजेशन थी, और ये मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन से पुरानी थी, और उनसे ज़्यादा मतलब उनसे ज़्यादा महज़िब थी। उसकी वजह ये कि मेसोपोटामिया में आपको रज़मिया नज़में मिलेंगी जिसको आप
वार पोइट्री कह लें या उसका कोई प्रॉपर नेम होता होगा, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ वो मिलती है, राजा मिलता है यानी बादशाह मिलता है और बादशाह के सिपाही मिलते हैं। लेकिन इस सिविलाइजेशन में तबकाती सिस्टम नहीं था, यानी क्लास सिस्टम वहाँ मौजूद नहीं था। और अगर देखा जाए तो शहर बसाए जाते थे जी। और अगर कोई चीज़ किसी एक जगह से मिली है तो वो हर जगह उसी तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी, यानी सही। गरीब आदमी अमीर आदमी का कोई तस्वुर नहीं था। राइट। अच्छा, एक अपर पोर्शन मिलता है वहाँ, जो थोड़ा सा शहर से बुलंदी पे बनाया गया, सही। उसकी भी बाउंड्री वॉल थी, उसका भी। लेकिन वो वहाँ हमें कोई बादशाह का या हमें कोई ऐसे राजे का या फौज का कोई कोई आसार नहीं मिलते सही। वहाँ। हमें मिला है जो मतलब जो चीज़ें मिली हैं, शवाहिद जो अब तक सामने आए हैं, उससे जो माहिरीन हैं उन्होंने ये बताया है कि वो टाउन हॉल टाइप की चीज़ें थी। राइट। अच्छा, उसमें भी अगर वो लोग, जैसे अगर शहर की कोई कौंसिल है, मेट्रोपॉलिटन कौंसिल कोई है और वहाँ कोई सिस्टम चल रहा है, तो वो फिर बाहिमी मुशावरत से होता था। सही। उसमें कोई एक मरकज़ी बंदा नहीं होता था। लाइक किसी ने ऑर्डर नहीं देना है वहाँ हाँ, पे। किसी ने ऑर्डर राइट, नहीं देना कि है। आप, मैं जो भी ऑर्डर दे रहा हूँ, आप सब फॉलो हाँ, करें। जो भी फैसला करना है सबने मिलके करना है। सही। तो कोई अब अब कुछ लोग कहते हैं कि जो एक स्टैचू मिला है वो प्रीस्ट का था, तो वो भी बहुत सारे शवाहिद से वो रद्द हो गया है, सही। इसलिए कि वहाँ कोई मजहबी नहीं था। ओके। हाँ, वहाँ कोई देवता, कोई प्रीस्ट, कोई हार श्रृंगार, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कुछ नहीं था। सही। तो वो लोग किसी मतलब जैसे कि मोहनजोदड़ो की दरियाफ्त से पहले कदीम जो तारीख थी हिंदुस्तान की, साउथ एशिया की, वो थी बुद्धिस्ट एरा। हम्म। ठीक है। तो बुद्धिस्ट एरा, बुद्धिस्ट जो थे, जो उनका बुनियादी कॉन्सेप्ट था वो भी एक मजहब से हटके था। सही। यानी उनके यहाँ कोई गॉड नहीं था, कोई डेथ आफ्टर आफ्टर लाइफ कोई चीज़ नहीं थी उनके लाइफ यहाँ। आफ्टर डेथ। हाँ। हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ सही। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ना उनके यहाँ कोई जन्म दर जन्म 7 जन्मों का कोई कॉन्सेप्ट था, वो हर चीज़ को रद्द करते थे। सही। वो सिर्फ ज्ञान पे बात करते थे। तो उन्होंने सही। यूनिवर्सिटीज़ बनाई और जैसे कि आपको टेक्सला में यूनिवर्सिटी के आसार मिलते हैं वो। तो ये कदीम तरीन दौर था, लेकिन ये जब मिला तो यहाँ भी हमें कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आई सही। और ना ही कोई ऐसा कोई इन्वेजन नज़र आया कि ये लोग कहीं हमलावर होते थे, हाँ। ना इन पे कोई हमलावर हुआ। सही। यानी अगर ये तहजीब मादूम हो गई और क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, वो अगर ख़त्म हो गए वो खत्म हो लोग, गई। तो वो भी उस वजह से नहीं हुई कि किसी ने उन पे हमला किया था। वो असल में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं कि प्लेग की वजह से हाँ, कोई वही नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर। बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि कोई अर्थक्वेक की वजह से कोई दरिया का रास्ता बदल गया है या दरिया खुश्क हो गया। ओके। एक थ्योरी ये भी है कि सरस्वती कोई रिवर था, तो वो खुश्क हो गया था, सही। उसकी वजह से भी वहाँ से लोग माइग्रेट कर गए। सही। तो ये भी हो सकता है, प्लेग भी हो सकता है, लेकिन कहीं से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि उनके ऊपर किसी ने हमला किया हो। सही। और अभी जो रिसेंटली रिसर्च सामने आती जा रही है, तो वो एरियन का हम का जो इन्वेजन का तस्वुर था वो भी रद्द कर दिया गया है। और अच्छा। करीब करीब मतलब अब आगे चल के अब जैसे जैसे तरक्की होगी, पहले जेनेटिक एविडेंस नहीं थे, तो अब जो जेनेटिक एविडेंस सामने आए हैं, तो पता ये चला है कि जो ये इंडस सिविलाइजेशन के दौर की जी। एक खातून का
वो मिला, स्केलेटन, सही। ठीक है, ढांचा मिला। तो उसकी जब जीनियाती साख मालूम की गई, उसका डीएनए कराया गया, तो पता चला कि वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान यानी सब कॉन्टिनेंट में जो लोग बसते हैं वही डीएनए है। वो लोग बाहर के नहीं थे, और ना हम में से कोई बाहर से आया, सही। है ना। हाँ। बाद में जाहिर है उसके डीएनए में और हमारे डीएनए में जो सिमिलरिटी है उसमें कुछ फर्क है, तो वो जाहिर है बाद में जो इन्वेडर्स आते बिल्कुल रहे, बिल्कुल। थोड़ा बहुत फर्क तो हाँ इतना मैटर नहीं हाँ, करता, सेंट्रल बिल्कुल। एशिया से जो इन्वेडर्स आए, जी जी मुस्लिम इन्वेडर्स थे, जी। तो उनका तो डीएनए जाहिर है आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल और फिर उनके साथ जो लोग आए वो यहाँ बस गए, बिल्कुल। तो एक ये सिलसिला था। तो ये हम अब ये सोचें कि इस मतलब तहजीब को जो मेसोपोटामिया से पहले की है, और उस उससे ज़्यादा सिविलाइज्ड है, उससे ज़्यादा वो लोग अमन पसंद थे जी। और मिलजुल के रहते थे, ना उन्होंने किसी पे हमला किया, ना उन पे किसी ने हमला किया। किया। तो किस कदर तरक्की याफ्ता लोग थे। बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि आज जैसे मेरे एक दोस्त हैं, एडवोकेट मुस्तफ़ा महेसर, वो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में डस्टबिन मिल जाता है, और आज सिंध के बहुत सारे शहर बेचारे डस्टबिन बना दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द लिस्ट फर्स्ट इज फर्स्ट कराची। इज कराची, मतलब कराची तो समझे मतलब कि हम कह सकते हैं कराची का दूसरा नाम डस्टबिन। वो जो कचरा ले जाने वाला ट्रक है ना, वो है कराची। इतना कचरा है, मतलब एकदम। हमारे अंदर डीएनए तो उन्हीं का है, मोहनजोदड़ो वालों का। जी। लेकिन हमने हमलावर जो बाद में आए, उनकी जो कचरा पना था सारा दिमाग में, वो भर लिया। ये ट्रू, सिलसिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हम देखें तो सिंधी कल्चर जो है, जो हम जिस सूबे में रह रहे हैं, उसका तो कल्चर सबसे ज्यादा रिच है। बिल्कुल उनकी बिल्कुल लैंग्वेज ले लें आप, बिल्कुल उनकी बिल्कुल लैंग्वेज में आपको पोइट्री, फोक टेल्स, ये सारी बिल्कुल चीजें मिलती हैं। बिल्कुल बड़े बड़े अदीब मिलते हैं, शायर बिल्कुल। मिलते हैं आपको। और अगर हम उनकी कुजीन की बात करें, क्योंकि बाकी कराची वालों को तो सबसे ज्यादा खाने का शौक है, खाने पीने का, बिरयानी। तो हाँ, सिंधी बिरयानी इज द मोस्ट फेमस। तो उनकी कुजीन भी एक से एक बढ़ के है, बिल्कुल उनका बिल्कुल टेस्ट बहुत बिल्कुल बेहतरीन है। बिल्कुल। फिर अगर हम उनके आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं तो ये अजरक सबसे बड़ा हमारे पास 5000 साल पुरानी बिल्कुल तहजीब का एक 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 निशानी है। निशानी है, हम हम्म। हमारे पास है ये। अच्छा, और वो उस दौर में भी आर्टिस्टिक लोग थे। जी आज भी सिंध के जो लोग हैं, वो उनके अगर चारपाई के पाए देख लें ना, जी उस पे ही कितनी सजावट की हुई सजावट की होती हुई है, होती कितनी है। बिल्कुल बारीक अंदाज में। बिल्कुल। उनकी ज्वेलरी अगर हम ज्वेलरी, देखें, उनकी हाँ पॉटरी का जो हाँ। आर्ट एंड और क्राफ्ट है, रल्ली, रल्ली रल्ली, हाँ, क्या आर्ट है रल्ली भाई, बहुत कमाल का है। बेहतरीन अच्छा, वो बेहतरीन। जो चीज़ फेंकी जाती है वो उसका वो हाँ, कमाल की चीज़ उसकी बना, कमाल की चीज बना लेते हैं। तो जबरदस्त। जब ये जहानत नहीं है तो फिर और क्या और है। क्या। बिल्कुल। और अगर हम इस हवाले से देखें म्यूजिक और डांस, तो हम्म उनका सबसे अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तंबूरो सबसे हम्म पुराना। हम्म और बहुत सारी इसमें हम्म फ्लूट है, आपके हाँ, पास ड्रम हो गया बिल्कुल बिल्कुल और तबला हो गया, इस बिल्कुल तरह की चीजें। उनका रिच म्यूजिकल कल्चर बिल्कुल है बिल्कुल और डांस है उनके बिल्कुल पास। तो बिल्कुल। इट इज फुल ऑफ वैरायटी एंड फुल ऑफ रिचनेस इन फुल ऑफ कल्चर, एनर्जी। full of energy and हम्म, full of entertainment also. बिल्कुल तो बिल्कुल it is rich in all aspects ना। बिल्कुल तो अब हमारे साथ मसला क्या हो रहा है कि हम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे दैट वी बिलोंग टू दिस कल्चर, और हम अपने आप को उससे कुछ अलहदा समझ के बैठ गए हैं कि हम महाजिर हैं। तो मुझसे एक बच्चे ने अभी रिसेंटली पूछा कि मिस आप महाजिर हैं? तो मैंने बोला नो, आई एम नॉट महाजिर, आई एम नॉट इमिग्रेंट, माय दादा एंड नाना वाज इमिग्रेंट। वो आए थे, तो उनको अगर हाँ महाजिर कहो तो कह भी सकते हो। इवन माय फादर इज नॉट महाजिर। उनको इस बात में ना फिर उसको बिठा के पूरा उसको मीनिंग समझाया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाजिर।
फिर बिल्कुल। मैंने उसको इंग्लिश में बताया, उसका मतलब होता है इमिग्रेंट के जो हिजरत करके कहीं से दूसरी जगह आया हो। तो हाँ वी आर नॉट दैट, हाँ हम उस चीज से बिलोंग नहीं करते। बिल्कुल। आई एम उर्दू स्पीकिंग, हाँ ठीक है, मैं उर्दू अच्छा, बोलती हूँ। उर्दू ज़बान सिंध की कदीम तरीन ज़बानों में से है। सच्चल सरमस्त जी। उर्दू ज़बान में शायरी की उन्होंने, तो फिर वो भी महाजिर थे हैं? अजीब बात तो है। हम अच्छा, मज़े की बात मैं ये बताऊं, जी। मैं इस काम पे लगा भी हुआ हूँ, इस पे डेटा जमा कर रहा हूँ। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उसका मौजू है कि जो उर्दू ज़बान है ना, ये सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, भोजपुरी और हिमाचल प्रदेश में कोई जो ज़बान बोली जाती है और कश्मीरी ज़बान, इन सब की बेटी है। ओके। मतलब वो सारी सिस्टर लैंग्वेजेस हैं राइट। और ये उनसे निकली बेटी है। सही सही सही। जो लैंग्वेज होती है ना, वो वोकेबलरी नहीं होती, वो सिंटेक्स होती है, राइट। ग्रामर होती है। यस, बिल्कुल। वोकेबलरी तो कोई चीज़ नहीं है। अब तुम जो अभी इतनी देर से बात कर रही थी, उसमें बहुत सारे अल्फाज इंग्लिश के तुम इस्तेमाल कर रही थी, जी। ठीक है? तो इंग्लिश के इस्तेमाल होने की वजह से क्या ये उर्दूइश हो गई है? बिल्कुल। वो तो नहीं हुई ना। मतलब तुम्हारी ज़बान में अगर, जैसे अब मैं ये कहूँ कि मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम्म। तो ये जुमला किस ज़बान का होगा? इंग्लिश का होगा कि उर्दू का होगा? क्योंकि पॉडकास्ट तो इंग्लिश का वर्ड है। हाँ, लेकिन ये ज़बान तो उर्दू है, ज़बान तो उर्दू है। ठीक है ना? तो ये और है, ये उर्दू की ग्रामर के, या बिल्कुल। है ना, हाँ, सिंटेक्स है, रहा है, हाँ, रहा बिल्कुल। है। तो अब ज़बान तो अब अगर खैर ये बहस तो काफ़ी तवील हो जाएगी। अभी तुमने जो उससे बात की, हम दरअसल ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ये ज़ाहिर है हमारे सुनने वाले उर्दू ज़बान, सिंधी ज़बान बोलने वाले लोगों के लिए सिंध पर हज़ारों पॉडकास्ट हैं, हज़ारों किताबें हैं सिंधी ज़बान में। जी। उनको पढ़ना है अगर सिंध के मुतालिक, तो वो सिंधी ज़बान में खजाने भरे पड़े हैं। सही। तो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम अपने उर्दू बोलने वाले पंजाबी लोग और जो कराची के जो जी, उर्दू जी, स्पीकिंग जी। लोग हैं, उनको हम बताएं, उनको ये मैसेज दें कि भाई जो आप यहाँ, और बुनियादी जो हम हमारे मुखातिब हैं वो कराची के, बिल्कुल। कराची हैदराबाद के उर्दू बोलने वाले हैं। बिल्कुल। तो उनकी हालत आजकल ऐसी है जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन होती हैं ना, वो अपने शौहर का नाम नहीं लेती, है ना? तो वो कहती हैं मुन्ने के अब्बा, वो कहती हैं फलानी के पापा, ढिमाकी, सुनिए, हाँ। इनके, किनके, कौन के, हैं, ये कर रही होती हैं। तो हमारे जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, कम्युनिटी के लोग, वो भी यही कर रहे होते हैं। उनके मुंह से सिंध का लफ्ज़ नहीं निकलता, हाँ। है ना? हाँ। अब मैं पैदा हुआ हैदराबाद में, सिंध दरिया के किनारे, बिल्कुल। ठीक है? उसी का पानी पी के कराची में, हैदराबाद में मेरी नशोनुमा हुई, बिल्कुल। परवान चढ़ा मैं। तो अब कराची में कहाँ से आता है पानी? हाँ, दरिया सिंध से ही आता है ना। बिल्कुल। यही अगर केंजर लेक से, करली लेक से पानी आ रहा है, तो वो दरिया सिंध से ही तो उसमें आ रहा है, लेक में पानी। तो ठट्टा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिंध। सिंध, तो दरियाए सिंध। अच्छा, जो वर्ल्ड मैप है उसमें ये बताया जाता है कि इंडस जो है कराची के करीब समुंदर में गिरता है। यानी डेल्टा जो है बिल्कुल सिंध बिल्कुल का, वो बिल्कुल। कराची के तो करीब कहा जाता है। दरिया का जो एंड है वो तो होता ही समंदर में है। हाँ, तो ये हमारे से बहुत करीब है ये जो दरिया का डेल्टा है। मैं जा चुका हूँ वो उधर। उन्होंने कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी बनाई हुई। भंगोर। हाँ, भंबोर से भंगोर से। पहले कोई एक सही जगह सही है सही। वहाँ, दरिया का पानी जो है वो समुद्र में मिल रहा होता है। सही।
मुझे नाम याद नहीं रहा, मैंने उस पे तहरीर भी लिखी थी। तो बहरहाल ये हमारे कराची वालों का बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, ये इनकी एक जीनियाती कोई खून में एक चीज़ घुस गई है कि ये जब इनकी अक्सरियत जब हिंदुस्तान में रहते थे, जी तो वहाँ उन्होंने मकामी कल्चर से को अडॉप्ट नहीं किया जी और अपनी एक अलग दुनिया बना के बैठ गए। सही। अच्छा, वहाँ वो अक़लियत में थे हम्म। और सबसे ज़्यादा इनको परेशानी हिंदुओं से थी, दुश्मन बना के सही। रहते थे। ओके। अच्छा, सही। हिंदू नहीं थे। हम्म। जैसे मेरे जो नाना थे, हम्म। आपकी दादी के वालिद, तो वो जब माइग्रेट कर रहे थे, तो वो तांगे में बैठ के स्टेशन जा रहे थे। तो सही। उनके जो दोस्त थे वो रोते रोते साथ साथ टांगे के चलते थे हम्म। और रोते जाते थे और कहते थे मत जाओ। अच्छा। तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं नहीं था था। वहाँ, बिल्कुल। लेकिन ये लोग उनके साथ बराबर से नहीं रहना चाहते थे। ऊंचा होना उनके चाहते ऊपर वो थे। चाहते थे कि वो मुगल एरा वापस आ जाए, सही। हम इनको मेरे ख्याल में उनके अंदर वो जो मुगल जमाने में वो जो एक अय्याशी टाइप की हाँ आ हाँ गई थी हाँ ना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हाँ वो सारे ऐसे हो गए थे, हाँ। एकदम उनको आदत हो गई थी इस अच्छा, तरह से रहने की। जो बादशाहों का दौर गुजरा है उसकी हिस्ट्री आप पढ़ लें। डॉक्टर मुबारक अली की किताबें भरी पड़ी हैं और दूसरों मौर्रिखीन की किताबें हैं। उसमें लिखा हुआ है कि ये दौर आम आदमी के लिए, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना था, जी बहुत खौफनाक थे। बिल्कुल। पता है क्या होता था? होता ये था कि वहाँ जो दौलतमंद के कोई आदमी पैसा कमाता है, ताजिर था या कोई भी जी। तरीके से उसके पास बहुत पैसा आ जाता था ना, तो जब वो मरता था तो वो सारा पैसा, सारी जायदाद बादशाह जब्त कर लेता था। ओके। उसके बच्चे भूखे मरते थे। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था ना, तो हम्म, अगर वो एक बादशाह है फिर उसका बेटा आना है फिर हाँ उसके, तो उनको तो किसी से लेना देना ही नहीं है हाँ कुछ। हाँ। वो उनकी तो अपनी वो चल रही है। लेकिन दूसरी जगह भी बादशाह थी। हाँ वो ऐसे तो जानवर नहीं थे नहीं ना। थे। और हमारे यहाँ ये इनका कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम है शायद। हमारे यहाँ कहा जाता है इस्लामी अदवार। इतने सालों 300 साल हुकूमत हुकूमत की करके और बेड़ा गर्क किया। बेड़ा गर्क किया। तुम सुनते हो, पढ़ती होगी, पढ़ा होगा, सुना होगा कि पुराने जमाने में गड्ढा खोदते थे तो खजाने निकलते थे। हम्म। पता है क्या क्यों होता था ऐसा? हम्म। वो लोग बादशाह के पास ना जाए ओके, दौलत, इसलिए वो वो गाड़ सील देते कर थे। देते होंगे, गाड़ राइट। देते थे। अच्छा, फिर बादशाह को पता है कि एक आदमी जब हमारे सामने मजे से जिंदगी गुजार रहा है, तो हाँ खजाना क्यों नहीं छोड़ के गया? बिल्कुल। तो वो फिर उनकी औलादों को कत्ल कर देते थे। तो ना उनकी औलाद को मिलता था कि वो हाँ। बादशाह के डर से उन्होंने दफन किया, अपनी औलाद को कान में बता दिया कि ये फलां जगह दफन है, हम्म। जब हम मर जाएं तो वो ले लेना वहां से। ठीक है। लेकिन वो बेचारे जिंदा रहते तो तो मिलते, वो उनको मिलता। मार देते थे कि कहाँ गया भाई खजाना है, तुम्हारे अब्बा तो बहुत पैसे वाले थे अब कहाँ है वो सारा जमा पूंजी? तो अब जाहिर है वो कहाँ से बताते? हाँ ये अगर नहीं बताते थे तो मार दिए जाते थे, बता बिल्कुल। देते थे तो भी मार दिए जाते मार थे, दिए जाते थे। क्योंकि वो खजाना तो वो उन्हें मिलना नहीं था। बहरहाल ये हमारा अलमिया रहा। बिल्कुल। और कराची में जब ये लोग आए माइग्रेट होके, तो जो मेरे नाना थे, आपकी हम्म। दादी के वालिद, तो वो बताते हैं कि यहाँ लोगों ने, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेडर क्या कहते हैं, हमलावर, invaders। उन्होंने ऐसी कामयाबियां, ऐसे माल दौलत हासिल नहीं की होगे जैसे ये जो इंडिया से लोग आए यहाँ। उन्होंने उन्हें हिंदू जो जिनको निकाला गया, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान की जब हुकूमत बनी, तो उन लोगों ने यहाँ जो सिंध में हिंदू रहते थे उनको ऐसा खौफ बिठाया। कोई नहीं जानता होगा, हमारे उर्दू स्पीकिंग तो खास तौर पे कोई भी नहीं जानता होगा। कराची की जो ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट है आज, जी। वो पहले एलिफस्टन स्ट्रीट कहलाती थी, ऐसे कोई मुश्किल सा नाम था। तो वहाँ एक बस जो हिंदू कम्युनिटी की थी वो उनको लाती ले जाती थी कहीं जी से जी। कहीं। तो वो पूरे उसमें मुसाफिरों को जिंदा जला दिया गया था।
ये पाकिस्तान बनने की बात की बात। बात की बात है। फिर मंदिर जलाए गए, मंदिरों में जिन लोगों ने गुरुद्वारों में पनाह ले रखी थी उनको जलाया गया। ये अपना किया तो कोई किताबों में नहीं लिखता नहीं ना, लिखता, सिर्फ हाँ उनका किया लिखते हैं, तो हाँ हुआ दोनों तरफ से। अब ऑब्वियसली आप करेंगे तो वो क्या खामोश बैठेंगे? हाँ। नहीं, वो बेचारे नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। किया। नहीं, मैं वो वैसे बात बता रही हूँ कि जब पार्टीशन हो रहा था हम्म तब भी हिस्ट्री बुक्स में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने वो ये उधर किया, वो उधर किया, हुआ, वैसे वो किया। पंजाब में। जी। वो पंजाब में हुआ कि वहाँ फिर सिखों ने फिर उसका इफेक्ट जो हुआ वो आफ्टर सिखों इफेक्ट तो की तरफ। ऑब्वियसली लेकिन आएगा। सिंध में सिंध में कोई नहीं किया। हिंदुओं ने मुजाहिमत नहीं की। बिल्कुल। उन्होंने अपना कीमती जो सामान हाथ में ले जा सकते थे जी। वो उठाया, और वो बहरी जहाज से और ट्रेन से किसी तरह से सही भी वो निकल गए यहाँ सही से, सही और वहाँ लुटे पुटे पहुंचे बेचारे। सही। और यहाँ जो वो घर छोड़ के गए थे ना, वो तुम यकीन मानो कि हर चीज ऐसे थी, पंखा चल रहा था, सोफे, गद्दे, घर पूरा। अब वहां से जो लोग आए थे ना, उन लोगों ने कब्जा किया जो निचले तबके के थे। सही। अपर क्लास की अक्सरियत को तो उनको क्लेम में बहुत सारी चीजें मिल गई थी, लेकिन जो शरीफ शुरफा लोग थे ना, वो यहाँ जलील हुए। जाहिर है। तुम बहुत सारी स्टोरीज पढ़ सकती हो। जी। अनवर मकसूद ने भी लिखा, किसी अपनी किसी प्रोग्राम में बताया भी था, जी। इंटरव्यू में भी बताया था कि वो भी जेट लाइन में किसी ऐसे क्वार्टर में रहे जहाँ बाथरूम का दरवाज़ा नहीं था, और वो खुड्डी कहलाती थी। खुड्डी में एक कनस्तर रखा होता था, कनस्तर का सुराख से पीछे वो एक जमादारनी वो खींच के ले जाती थी। तो ये वो लोग थे जो वहाँ, अब जैसे तुम्हारी दादी जब इंडिया से रुखसत हुई वो लोग, तो उनके घर में लाइट थी, हाँ। ठीक है। उनके घर में ग्रामोफोन था, जो ऐसे चाबी यस भरी यस। जाती थी, तो वो और रिकॉर्ड लगा के वो गाना बजता था, जी ठीक है, एक जी भोंपू सा जी होता जी था। जी। तो और रेडियो था, सही। फैन था, ठीक है, और इतनी सारी चीजें जी। वहाँ थी। यहाँ जब मुझे अक्लो शऊर आया ना, तब लाइट आई, उन्होंने तब लाइट देखी। हाँ। सोचो जरा वो, और कैसे घर में रहे कि चटाई से उन्होंने घर बनाया, ओके। और उस पे सफेदी मतलब कैसे होती थी कि नाना जो थे ना, वो जूड़िया बाजार से पुराने रिसाले जो चिकने कागज के होते जी थे ना, जी। वो ले आते थे, वो चिपकाए जाते थे सारे, वो सफेदी हो जाती थी। मतलब वो क्या छोड़ के और फिर आगे कहाँ के हमने रहे। कैसी और लाइफ जो लोग गुजारी। वहाँ वो थे, क्या कहते हैं, घटिया, अब बुरी बात है घटिया कहना, लेकिन मैं उनको घटिया ही कहूँगा। वो उन्होंने बड़े बड़े महलात पे कब्जा किया, हवेलियों पे कब्जा किया। सही। और हैदराबाद कॉलेजों का शहर था, जी। वो कॉलेजों में मार्केटें बना दी गई। ये बात किसी को भी नहीं नहीं पता पता है। होगी। मैंने वो सारी जगहें देखी हुई हैं, बिल्कुल, क्योंकि और आपकी पैदाइश ही वहीं हुई वहीं है। हुई, मैं देखा हुआ है सब कुछ। और ये पुराने लोग मुझे बताते थे कि ये और हमारे एक दोस्त हैं, अभी भी हैदराबाद में ही मुकीम है, मकसूद शाह साहब, वो हमारे यहाँ आए भी थे, तो वो इस बात की गवाही देंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है। तो ये उर्दू स्पीकिंग वालों ने जो है सिंध को सिंध से दूरी इख्तियार की, और उन पे अपना वो काबिज, एक काबिज हाँ कुव्वत की हाँ। तरह बैठे। अब जैसे मैं बता रहा था कि जो हवेलियों पे जिन्होंने कब्जे किए, अनवर मकसूद ने भी किसी वीडियो में बताया है कि ताला तोड़ा मैंने और सुनी है शायद कारखाने ये पे बात। कब्जा कर जी लिया, जी जी ताला तोड़ा, घर पे जी कब्जा कर लिया। जी। तो वो हिंदू बेचारे ताला लगा के गए थे कि शायद हालात दुरुस्त हों तो तो हम हम वापस लौट आएंगे। आए बिल्कुल। हाँ, तो वो ऐसे हाल में घबराहट में निकले थे कि पंखा चल रहा था। तो इन गधों को वो मेरे जो नाना थे वो बताते थे, इन गधों को
ये भी नहीं पता था कि पंखा बटन से बंद हाँ, होता है और क्या बिल्कुल, चीज़ ये है तो ये भी नहीं मैंने पता भी मतलब सुना है, दादा और दादी ने भी मुझे कुछ इस तरह की बातें बताई थी, मुझे याद है। कि वो साले वो बाँस लेके आए अच्छा दिन भर तो मज़ा था कि दिन में हुँ, धूप होती है कराची में और रात को जब उन्हें वो उससे खुनकी सी महसूस हुई, तो उनको सर्दी बंद लगी, करना नहीं बंद आता था करनी है, फैन, तो वो यस। डंडा बाँस लेके आए, उन्होंने पंखे के बीच में घुसेड़ा और जब वो मोटर जल गई और पंखा जल के रुक गया, हुँ, तो तो उनकी उनके वो मतलब हुआ, इतनी अकल नहीं थी, उन्होंने कभी ये चीज़ देखी ही नहीं देखी थी। नहीं थी। ठीक है? और जो वॉश बेसिन था, उसमें उन्होंने गाय लाके बांध दी, चारा डाल दिया चारा डाल के था। गाय लाके बांध दी कि उनको ये लगा होगा ये कि ये लगा। हो सकता है इसी हाँ, पर्पस के लिए और हो। बाथरूम में फ्लश में हुँ, उन्होंने चूल्हा बना लिया, ओह गॉड! लकड़ी लगाई और वो उसमें पतीला रख दिया। ये लोग फिर आज जो हैं वो सिंध का नाम लेने में उनकी जान जाती है, जान जैसे जाती एक है। घरेलू मशरकी खातून अपने मियाँ को। नहीं, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप अपने आप को सिंध से अलग करना ही क्यों चाहते हैं? आपको जो हमने चीज़ें इतनी सारी इंट्रोडक्शन में बताई हैं, हाँ, तो एवरीथिंग इज़ गुड, द बिल्कुल। कल्चर इज़ वेरी रिच एंड एवरीथिंग इज़ अच्छा, ब्यूटीफुल। अब जैसे तुम्हारी दादी का जो ददियाल था, जी। उसमें उसका कुछ हिस्सा हुँ, माइग्रेट करके पहले ही, पाकिस्तान बनने से पहले ही पंजाब आ गया था। ओके। ठीक है? वो रहे सरगोधा में, मुल्तान में हुँ, वो लोग। आज जैसे कि फिर मेरे मामू भी वहीं चले गए, सही। ठीक है ना? तो तुमने देखा होगा मेरे कज़न को, हुँ, मामू के बेटे को, हुँ। वो किस तरह बात करता है, शोएब अख्तर की तरह ही बोल हाँ, रहा होता है ना? हाँ, एक्सेंट ना, एक्सेंट तो एक्सेंट पूरा पंजाबी शोएब हो अख्तर जाता का है, है, बिल्कुल, हाँ, पूरे बिल्कुल। शोएब, यानी शोएब अख्तर भी पिंडी का है, वो भी पिंडी का जी, है, जी। दोनों में अब आप मज़े की बात है कि अब उसमें कराची वालों का एक्सेंट कैसा हो गया है कि वो अगर हम उसको यहाँ बताने की भी कोशिश करें तो बताया नहीं जाएगा। बहुत बुरा हाल है, बहुत। अभी जैसे जिस चीज़ पे वो इतरा रहे होते हैं, अब हाँ, वो कराची में नून लगा देते हाँ, हैं, कराची, करांची बन जाता कराची, है। नहीं वो के रांची है, के रांची। खुद तो मतलब अब आप खुद कहाँ हो हाँ, और फिर आप एक जो ऑलरेडी वेल सिविलाइज्ड पैसे, कल्चर है, पैसे। हाँ, दिस इज द प्योरेस्ट एक्सेंट ऑफ कराची, जिसका लाहौर वगैरह में काफी मजाक भी मजाक उड़ाया उड़ता। जाता है। अच्छा, मैं एक्सेंट को नहीं कहता, हम्म। क्योंकि देखो अब जब तुम्हारे नाना दादा ये लोग जब वहां से आए जी। थे, तो मुझे याद है ये तुम्हारे नाना तो चीनी नहीं मशीन नहीं बोलते, बोलते थे। दादी भी नहीं बोलती, अभी भी नहीं दादी अभी बोलती, भी नहीं हाँ। बोलती। और तुम्हारे नाना तो मिजाज को मिजाज को मिजाज मिजाज कहते थे। कहते थे, सही। अच्छा, गुब्बारे को फुग्गे कहते थे। हाँ, वही ना, हाँ, हाँ, ठीक तो है। वो ये कोई बड़े वो फर्क नहीं है, लेकिन हम्म। आप अगर उर्दू के ठेकेदार बने हुए हैं हम्म। और तो आप उर्दू कम से कम लिखना बोलना तो सीख लो ना, बिल्कुल, पढ़ना सीख लो। पढ़ना सीख लो। अच्छा, जब मैं ये यकीन है मुझे कि कराची में उर्दू की किताबें कहीं नहीं मिलेंगी नहीं, आपको। वो उर्दू पढ़ने का रुझान बिल्कुल घरों में खत्म नहीं हो है, गया है, नहीं है, क्योंकि अगर हम बच्चों का ही हाल देखें तो बच्चों को तो उर्दू ही नहीं आ रही, ये नहीं, पढ़ने उर्दू नहीं आती। पढ़ने ही नहीं आती। लाइक हम्म, अगर वो कोई चीज लिखी हुई, एक साइन बोर्ड भी कोई लिखा हुआ है उर्दू नहीं में, पढ़ तो पाते। दे आर नॉट एबल टू हम्म, रीड इट। हम्म, तो अब जब आपका खुद का हाल इतना बुरा है तो आप फिर कैसे दूसरों का कहते हो मजाक कि क्यों दूसरों उड़ाते का हैं? मजाक आप कैसे उड़ा अच्छा, सकते हैं? सिंध जब पंजाब में लोग आए तो पंजाबी हो गए, हम्म। तो आप सिंध में आए तो सिंधी क्यों नहीं हो क्यों सके? नहीं हो अच्छा, सके? अगर आप अब जैसे हम लोग हैं, मैं हूँ, हम्म। मैं सिंधी पढ़ लेता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, लिख भी सकता हूँ, ट्रांसलेट उर्दू में कर लेता हूँ, सही। ठीक है ना? बिल्कुल। मेरे पास मोबाइल में जो कीबोर्ड्स हैं हम्म। गूगल के, उसमें एक उर्दू है, उर्दू, इंग्लिश सिंधी, है, सिंधी है और एक हिंदी है। हिंदी है। जी। हिंदी मीन्स देवनागरी, सही। देवनागरी कीबोर्ड, यानी वो बोली तो वही है, जी। क्योंकि हम जो बिल्कुल, 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 बोल रहे हैं वही सिंटेक्स तो वही है ना। बिल्कुल। तो कोई, आप अगर सिंधी बोल नहीं पा रहे हम्म। तो कम से कम सिंधी तो माने ना खुद को। अच्छा, नहीं, अब तो क्या रुझान हो गया है कि व्हेन यू आर इन स्कूल तो हमने 10 साल
नहीं तो 10 में से अगर हम 3 से लेके 10 तक की बात करें तो हमने 6-7 साल सिंधी पढ़ी है, बिल्कुल बाकायदा बिल्कुल प्रॉपर एज अ बिल्कुल। सब्जेक्ट पढ़ी है। तो आप तो इतना काबिल तो हो जाना चाहिए दैट इफ यू आर रीडिंग एनी सिंधी बुक और सिंधी पैराग्राफ तो आप बिल्कुल उसको अंडरस्टैंड कर सकें, बिल्कुल। और बिल्कुल हम कर पाते हैं ये। अच्छा, दोनों की ग्रामर एक है? एक है बिल्कुल, अगर अगर हम ग्रामर का फर्क है तो बिल्कुल आप ग्रामर बोलें में कि कोई फ़र्क नहीं है, हाँ बिल्कुल एक है, और काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाज़ जो हैं हाँ वो वो उनसे उनका मतलब समझ आ आ जाता है। जाता है, तो बिल्कुल। उसपे ही इतनी हैरानी, जैसे अभी स्कूल में हमें सिंधी का लिखना होता है टेस्ट पेपर हम्म वग़ैरह, और हम्म उस वक़्त सिंधी का टीचर अगर अवेलेबल नहीं है तो कुछ टीचर जो हैं वो डायरेक्ट कह देते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू राइट इट या वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ऐसा भी क्या है? तो हाँ, जब आप भी बच्चों के सामने ये कह रहे हो कि हमसे सिंधी नहीं होगी, तो वो बच्चा जो सिंधी पढ़ेगा पढ़ कैसे? रहा है वो तो आपको बोलेगा ना, जब ये ही नहीं सीख सके तो हम कैसे सीखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बात तो सारी ये है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगा कि जब अंग्रेज़ों ने सिंध पे कब्ज़ा किया, अच्छा हुँ, सिंध पे कब्ज़ा हुआ था, सिंध पे मतलब पहले सिंध एक आज़ाद रियासत थी। सही। तो सिंध पे जब उन्होंने पूरे तरह कब्ज़ा कर लिया और यहाँ का सिस्टम अपने अंडर में ले आए, जी, तो ज़ाहिर है वो फिर बाहर से अपने लोगों को लाके यहाँ बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर और इस तरह की जो अहम पोस्ट थी उस पे वो लगाते थे। तो सबसे पहला कानून उन्होंने ये बनाया कि यहाँ जो भी पोस्टिंग होगी, हुँ, उस बंदे को जो भी यहाँ पोस्ट होगा हुँ, वो पहले सिंधी सीखेगा, सही। सिंधी सीखेगा। हुँ, अच्छा, ये उस वक्त से ये चीज़ चली आ रही थी। जी, जब पाकिस्तान बना तो वो सिंधी मीडियम, सिंधी सारी चीज़ें हुँ, ख़त्म कर दी गईं। सही, अब जो लोग सिंधी ही पढ़ सकते थे, बिल्कुल। उनके लिए उर्दू पढ़ना ज़रा मुश्किल था, इन लोगों की तो ये वो बेचारे मेंटालिटी है ना अनपढ़ कहलाए। कि अगर जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मन सीख के जा रहे हैं, हाँ, चाइना जा रहे हैं तो चाइनीज़ सीख के जा रहे हैं। हाँ, वहाँ ये जाके नहीं बोलेंगे कि नहीं हमें तो इंग्लिश आती है, हाँ। तो हम इंग्लिश में बात करेंगे, तुम भी इंग्लिश सीखो। तो यहाँ लेकिन ये कर दिया गया कि नहीं उर्दू जो है वो आप सीखें, भले हाँ। आपको सिंधी आती हो या ना आती हो। मतलब एक एक मैं उन लोगों को ये एक समझाने की कोशिश करूँगा। अव्वल तो कराची के जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, वो समझने के अब काबिल रहे नहीं हैं। उनकी खोपड़ी में पिछले 30 सालों में जो गोबर भरा गया है ना, अब वो निकलने वाला नहीं वो है। का दिमागी हाँ, पॉल्यूशन। तो जब ये छोटी सी थी ना वर्दा, तो मैंने इन दोनों अपनी बेटियों को कहा था कि तो कोई बेटा, जब अगर कोई बच्चा उसकी मदर टंग उर्दू नहीं है, हुँ, वो तुमसे उर्दू में बात कर रहा है, तो तुमसे ज़हानत में एक दर्जा आगे है। हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही था, हाँ, बिल्कुल। अगर तुम उर्दू तुम्हारी मदर टंग है, मादरी ज़बान है, और तुम एक से ज़्यादा ज़बानें हुँ, जानती हो, हुँ, तब तुम्हारी ज़हानत काबिले बिल्कुल, गौर होगी। बिल्कुल। तो एक आम बच्चा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैकेनिक है, अगर वो पश्तो ज़बान उसकी मादरी हुँ, ज़बान हुँ, है, हुँ। पंजाबी ज़बान उसकी मादरी ज़बान है, सिंधी ज़बान उसकी मादरी ज़बान है, जी, तो या बलोची ज़बान उसकी मादरी ज़बान है, और वो आपसे उर्दू में बात कर सकता है, हाँ, तो वो आपसे एक दर्जा आगे आगे है है, ज़हानत में। बिल्कुल। ये आप किसी भी जो साइंस की कोई भी हुँ, थ्योरी इस तरह की है जो इस जी, चीज़ को वाज़े जी। करती है, वो सर्च कर लें, आपको मेरी बात की तस्दीक अच्छा, मिल जाएगी। इस बात पे मैं एक ये पॉइंट भी बोलना चाहूँगी कि क्या फिर बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से कहते हैं कि जो सिंधी हैं वो मतलब इतने ज़्यादा वो मेहनत करके आगे नहीं बढ़ते और पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो सोर्स लगवा लेते हैं या वो हाँ, हाँ। ज़मींदार और ठेकेदार हैं तो उसके धौंस जमा के वो अपनी सोर्स लगवा के जॉब लगाते हैं। तो देखिए इस तरह के लोग ना फिर हर जगह हर जगह हर होते हैं, जगह, चाहे बिल्कुल, वो बिल्कुल, सिंधी हों, पंजाबी हों बिल्कुल, या किसी भी बलोच हों, बिल्कुल। कोई से भी हों, तो अच्छे देखें लोग जो है, ये बात तो मैंने एक मूवी है शाहरुख खान की उसमें से मैंने बचपन में ही सीखी थी कि लोग सिर्फ 2 तरह के होते हैं, अच्छे या बुरे। बुरे, बिल्कुल, आप उनको उनके कल्चर के बेसिस पे, उनके मज़हब के बेसिस पे और किसी भी तरह की चीज़ के बेसिस पे आप उनको जज नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, बिल्कुल। आपको लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे बुरे भी भी में, मिलेंगे। बिल्कुल। अगर हम अपनी ही पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो
हम बहुत से ऐसे सिंधी लोगों को जानते हैं जो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल आपको तो बहुत ज़्यादा पापा की पॉपुलैरिटी ही सिंधी लोगों में बहुत बिल्कुल ज़्यादा है। मेरी किताब जो है जुल्मत शब, जी, वो उस क्योंकि वो मैंने ही ऑनलाइन सेल की खुद ही, जी, जी। तो मेरे पास सारा डाटा आ गया था। हुँ। तो उस डाटे के हिसाब से सबसे ज़्यादा सेल बलूचिस्तान में हुई। सही। बलूचिस्तान में जो एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग है वो जी, बहुत ज़्यादा बहुत है ज़्यादा है। और वो लोग किताबें पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। हमारे जो उर्दू स्पीकिंग, किताबें सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं पढ़ते, ये मेरा सिवाय पर्सनल सिवाय उर्दू एक्सपीरियंस है। स्पीकिंग के, और वो किताबें अगर पढ़ भी रहे ना तो वो थोड़े बहुत नॉवेल्स, वो शौकिया इस तरह या की वो बुक्स को वसीशा पढ़ने की को। शायरी होगी, अली बिल्कुल। ज़रियून की शायरी होगी, जिनका कोई सर पैर नहीं होता। लोगों का ज़्यादातर आजकल अगर उनके हम बच्चों की भी बात करें तो वो सिर्फ वो बेकार से ये डकी भाई और ये फलाने ढिमाके हाँ 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 भाई हाँ और ये बत्तख वाले भाई इन सब की वीडियोस देख देख के ये बड़े हो रहे हैं और इनकी हाँ तरबियत ये सारे जो है ये भाई कर रहे हाँ, हैं एक जिनका कंटेंट बिल्कुल ज़ीरो है। और अगर इस तरह के लोग इनकी तरबियत करेंगे तो फिर आप सोच लें इस मुल्क का क्या हाल होने वो वाला गटर हैं, गटर का ढक्कन भी साफ सुथरा है, है। वो गटर हैं, गटर का ढक्कन। बिल्कुल, तो जैसे हम लोगों को कहते हैं ना फलाना ढक्कन है, जी, नहीं जी। भाई ये ढक्कन भी नहीं है, हाँ, ये तो गटर हैं। गटर है, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। आप गटरों, अब क्या बोला जाए, मैं पॉलिटिक्स पे, हमारा जो चैनल है वो पॉलिटिक्स से हटके है, पॉलिटिक्स पे बिल्कुल, हम बात नहीं बात नहीं करेंगे। करेंगे। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि कराची में हुँ, तुम्हारी जो कराची यूनिवर्सिटी है जहाँ की तुम स्टूडेंट हो, जी, वहाँ एनएडी यूनिवर्सिटी और दीगर हुँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा जी, हूँ, जी, वहाँ उर्दू स्पीकिंग का रेशो बहुत कम हो गया कम है। हो गया है। यानी शायद 20% हो, जी, शायद सही, शायद इससे भी कम हो, कम हो। है ना? जी, क्योंकि सिंधी बहुत बड़ी तादाद है, हुँ, पंजाबी बहुत बड़ी तादाद है और गिलगिती, जी, पश्तून, जी। ये बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा, अब अगर मैं एक मिसाल दूँ इससे रिलेटेड तो मैं एक सिंधी घराने को जानती हूँ, जहाँ मैंने 3 साल ट्यूशन पढ़ाया है और उनका ताल्लुक जो है वो नौशहरों-फ़िरोज़ से था। गुड, और उससे पहले भी मैंने एक सिंधी घराने को मैं जानती हूँ जिनको ट्यूशन पढ़ाया है, उनका ताल्लुक भी वहीं से, नौशहरों-फ़िरोज़ से हाँ, था। उनको मैंने 4 साल ट्यूशन पढ़ाया है सही, बच्चों को। मैंने इससे ज़हीन बच्चे अपनी पूरी 10 साला पढ़ाने वाली लाइफ़ में नहीं देखे। सही। वो दोनों बच्चे ज़हानत में माहिर कहें ना हुँ, उसको माहिर थे। मतलब किस चीज़ में वो माहिर नहीं थे। लाइक हुँ, अभी उस बच्चे का स्टिल ही इज़ इन कॉन्टैक्ट विद मी और उसका मेरे पास 2 दिन पहले ही मैसेज आया है दैट ही गॉट 3rd पोज़ीशन इन सिंध बोर्ड मैट्रिक वाओ! सिस्टम। वाओ! तो और उस बच्चे का मोटिव मतलब शुरू से ही क्लियर था। व्हेन आई वाज़ टीचिंग हिम ही वाज़ इन 7th क्लास और वो बुक्स पढ़ता था। उसके अब्बा एक सीएसएस ऑफिसर थे। तो उसने ज़ाहिर है बच्चा जो घर हुँ, में देखेगा वो हुँ, वहीं से चीज़ें सीखना शुरू करता है। तो वो भी किताबें पढ़ने का शौकीन था। वो मुझसे बहुत ज़हीन और अलग-अलग तरह के सवालात करता था। वाह! तो उसने मुझे उसी वक़्त कह दिया था कि मुझे भी सीएसएस ही करना है और ज़बरदस्त, मैं अभी से ये पढ़ना शुरू कर चुका हूँ। गुड, गुड। बहुत सारी चीज़ें हाँ, और मुझे पता है मैं उसका मतलब उसको सब कुछ पता था। लाइक अगर हम अभी बात करें तो कराची में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सीएसएस का वर्ड तो पता है, ना ही उनको उसकी इंग्लिश पूरी बहुत फुल सारे फॉर्म तो पता वर्ड भी है, नहीं जानते ना होंगे। ही उनको ये चीज़ पता होगी कि इसमें होता क्या है, हुँ, कितने एग्ज़ाम्स देने होते हैं, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। वो अगर जो जानते हैं ना, हुँ, उनके सामने तुम बताओ कि सीएसएस की तैयारी करनी जी, चाहिए जी। या, तो कहेंगे नहीं ये सब तो बकवास है, हुँ, ये तो सब सिंधी भर दिए जाते हैं। हाँ, हमें कराची वालों को तो, अबे क्या भाई तुम जाओगे बिकॉज़ ये सीएसएस का एग्ज़ाम देने में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वाली अप्रोच होनी चाहिए। लाज़मी, आपके पास वहाँ ऐसे क्योंकि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि आई हैव सर्च्ड अबाउट इट एंड हुँ, मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च की थी। क्योंकि मैंने अपनी काफ़ी लाइन्स बनाई हुई थी कि आइदर दिस और दिस हुँ, इस हुँ, तरह से।
तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें यही था कि आपकी जब तक क्रिटिकल अप्रोच नहीं होगी ना, आप हर बात पे सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। और बिल्कुल। सेकंड, आपकी इंग्लिश बेहतरीन होनी चाहिए। हम्म। तो अब अगर आप ये इस तरह के बच्चों की जो सोच है, वो क्या बच्चे अब मुझसे कह रहे हैं, आजकल मैं जिनको पढ़ा रही हूँ या मैं स्कूल में जिस तरह के बच्चों को देख रही हूँ, मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रही हूँ, हर बच्चा ऐसा नहीं है, कुछ बहुत ज़हीन भी हैं, लेकिन उनकी अप्रोच ये हो गई है क्योंकि वो जो देख रहे हैं यूट्यूबर्स को, अब नाउ देयर मोटिव इन लाइफ इज दे टू बिकम अ यूट्यूबर, एंड उनको ये पता चल गया है कि इसमें बहुत पैसा है और बस आप अपनी डेली लाइफ की एक व्लॉगिंग कर दें और उसको यूट्यूब पे डाल दें एंड यू विल बी अ सुपर हिट स्टार। तो इवन दे वर आस्किंग मी दैट आप भी व्लॉगिंग शुरू कर दें तो आपका चैनल जो है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो उनके जहनों में इस तरह की बातें आ गई हैं और मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ना ही वो कोई रिसर्च से रिलेटेड चैनल देख रहे हैं, ना वो बुक्स पढ़ रहे हैं, ना उनको कुछ अच्छा, माशाल्लाह वो ज्योग्राफिक चैनल और डिस्कवरी वो तो बंद कर दिए गए हैं। हाँ। दे हैव मोबाइल, दे हैव देयर ओन मोबाइल्स, बट वो उस पे ऑब्वियसली वो ये सारी जो ब्लॉगिंग वगैरह की चीजें ना, ये बहुत एडिक्टिव होती हैं कि आपको किसी एक बंदे को आपने पकड़ लिया और उसकी डेली जिंदगी में, अब मुझे पता है ना कि अगर मैं भी इस तरह का काम शुरू कर दूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ में झांकना चाहते हैं, तो वो तो बड़े शौक से मुझे देखेंगे कि ये कहाँ क्या जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ गई है, कैसे रह रही है, खाती क्या है, पीती क्या है, सोती कब है। तो अब ये चीज जो है ये सामने वाले को कोई फायदा नहीं दे रही, भले वो मुझे फायदा पहुंचा रही है, ये हमारे कराची उससे वालों की जो नई नस्ल अब जो तैयार हो रही है ना, ये अगले 10 साल में जो बड़े जवान होगी, वो उनका ये दिमाग ना है। उनको बोलना आता होगा, ना उनकी कोई तहजीब होगी, ना उनका कोई कल्चर होगा, वो किसी भी चीज में नहीं होंगे आगे, वो सिर्फ इन फजूल चीजों में हैं। तो और उनके दिमाग में फिर ये सारा जो है वो भी फजूल चीजें भर दी गई हैं कि ये सिंधी है, और फिर अगर वो आपस में ही रह रहे हैं तो उसमें भी फिरके बना दिए गए हैं, तो वो बंदा उसी में फंस के रह जाएगा और उसकी इसके अलावा फिर कोई सोच नहीं होगी। बिल्कुल यही बात है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। कल्चर से या किसी भी सिविलाइजेशन से कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। अब उनको मसला क्यों है? मसला भी उनको सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो इसके बारे में जानते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जानते। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात करें तो उनको इसका मतलब भी नहीं पता होगा। उनको वैली का मतलब नहीं पता होगा। बिल्कुल, मैं ये बात 100% गारंटीड कह सकती हूँ। कराची वालों को बिल्कुल नहीं पता होगा, बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और ये हम कोई ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, पापा का तो खैर बहुत ज्यादा वाइड स्कोप है, उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, लेकिन अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो अब इतनी ज्यादा तो मेरी क्रिटिकल थिंकिंग हो चुकी है कि मैं बंदे को आराम से जज कर लेती हूँ। आदमी आराम से उसको समझा जा सकता है। तो आप किसी को भी इस बेसिस पे बुरा नहीं कह सकते कि ये सिंधी है तो ये लाजमी बुरा ही होगा, नहीं। मेरे दोस्त हैं सिंधी हैं एंड दे आर वेरी गुड, और वो हर चीज में बहुत आला हैं और उनकी सोच इतनी अच्छी है। और जो मेरी अभी वाइस प्रिंसिपल थी इस स्कूल में, वो भी सिंधी थी, मेरे बहुत सारे कोलीग्स सिंधी हैं और सब एक से एक ज़हीन लोग हैं, और सिर्फ ज़हीन नहीं, वो मतलब नेचर वाइज भी बहुत अच्छे लोग हैं। अभी जैसे किताब पढ़ने की बात हुई, कराची में अगर कहीं किताब मिलेगी तो वो मिलेगी बानो कुद्सिया की, अशफाक अहमद की। वो मतलब जो आदमी ज़ियाउल हक के दौर में, ज़ियाउल हक का जो ड्रैकुला हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ था तो उसके ये वो थे क्या कहते हैं, पिछल पैरी और जो भूत, ये जो इस तरह के नॉवेल्स हैं, जन्नत के पत्ते और ये पीरे कामिल, तो इसमें इट्स जस्ट अ लव स्टोरी बेस्ड नॉवेल। एक मैंने भी पढ़ा था क्योंकि उस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। जब इस तरह की चीजें पॉपुलर होती हैं तो इंसान सोचता है कि नहीं, पढ़ के देखते हैं ऐसा भी क्या है इसमें। तो इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल कि आपने नहीं, पढ़ा वो उससे आपकी जो सोच है वो क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म करती है, बिल्कुल सवाल पैदा करने को दबाती है। और आप वो अगर पढ़ लोगे ना, तो अगर आपके इर्द गिर्द, जैसे हमारे इर्द गिर्द, तो आप
जैसे लोग हैं, तो हम्म, हमारी सोच उस वजह से भी क्रिटिकल हुई है, हाँ तो हम चीज़ों को सवाल करते हैं। हाँ लेकिन अगर वो लड़कियां जो ये इस तरह के नॉवेल्स पढ़ रही हैं, तो वो एक बबल में चली जाती हैं फेरी टेल के, और फिर बिल्कुल वो उसी में बिल्कुल रहती हैं। फिर बिल्कुल जब उनका वो बबल बर्स्ट होता है, तो रियलिटी जब हिट करती है, तो फिर उनको समझ आता है कि लाइफ एक्चुअली है क्या। नहीं, फिर भी नहीं आता समझ। फिर वो रो रही होती हैं कि फिर ये हाँ हमारे साथ ऐसा क्यों है, हाँ, हमारी तो किस्मत ही खराब किस्मत है, खराब है, और हमारा हाँ। तो नसीब ही बुरा है, और ये और वो। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हमारे, जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में मेरी किताब सेल हुई, जी, जी। फिर उसके बाद सिंध में। हुँ, अच्छा, सिंध में मैं कराची को माइनस कर रहा हूँ, सही, बिल्कुल। इसलिए कि कराची में मेरी किताब समझने वाले लोग ही शायद नहीं हैं। एक हाँ, यानी हुँ, रेशो के हिसाब से मतलब जी, सेल हुई, वही है, मेरे बट दोस्त हैं, बिल्कुल। उर्दू स्पीकिंग लोग हुँ, हैं, बहुत हुँ। अच्छे मेरे साथ हैं, मेरे बट वी आर टॉकिंग हमदर्द हैं। अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी की पीपल। बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कोई भाई नाराज ना हो जाए। हाँ, ये बोलेंगे ये दोनों बैठ के तो कराची वालों के पीछे ही पड़ गए। पता चला हमारा कराची में रहना ही मुहाल हो गया। तो खैर अब वो दौर नहीं रहा। वरना पता चला हम भी कहीं बोरी में बंद पड़े हुए हाँ, शुक्र है वो दौर खत्म हुआ। अब तो उन बेचारों की भी गाड़ियां छीन ली जाती हैं। हाँ। तो वो मतलब जो क्रिटिकल थिंकर हैं वो मेरी क्या, वो डॉक्टर मुबारक अली, मैं तो खैर उनको तो नाम भी नहीं पता होगा। नहीं, वो कराची की अक्सरियत को नहीं, नहीं पता कि डॉक्टर मुबारक अली कौन है। अच्छा, वो बेचारे उर्दू स्पीकिंग ही हैं, उनको पढ़ा जाता है सिंधी स्पीकिंग में। सही। तो मेरी किताब फिर बलूचिस्तान के बाद सिंध के छोटे शहरों में, हुँ, सिंध का बड़ा शहर कराची हुँ, नहीं, हुँ, माइनस है, माइनस सिंध के छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा सेल हुई, सेल और हुई। कि मतलब वहाँ अगर हम बात करें तो सेरेमनी भी बुक की काफ़ी हाँ ज़्यादा वहीं है, हाँ, हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास में। बिल्कुल तो इस तरह बिल्कुल, से आप गवादर भी गए थे एक हाँ हाँ दफ़ा, वहाँ हाँ सेरेमनी हुई है। हाँ, बिल्कुल। कराची में लेकिन कराची में दो प्रोग्राम 2 हुए थे। प्रोग्राम हुए हैं। एक शायद मोहम्मद अली जिन्ना हाँ, यूनिवर्सिटी मोहम्मद में, अली, ये माजू में, इसकी शील्ड भी यहाँ रखी हुई तो है। वो भी इस वजह से हुई थी कि वहाँ बलोच दोस्त थे मेरे जो वहाँ स्टूडेंट थे, मेरे सही। फॉलोअर्स थे। हुँ, मैं मतलब वो मुझे पढ़ रहे थे काफ़ी अरसे से, जब मेरी किताब आई तो उन्होंने वहाँ मेरी किताब का प्रोग्राम रखा, उन ठीक, लोगों की सही, मेहरबानी सही। थी। हुँ, मतलब उसमें कराची की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का कोई हाथ नहीं नहीं था। था। फिर एक शकील जाफरी साहब हैं, जो डिफेंस क्लब के उस वक्त कोई ऑर्गेनाइज़र थे शायद, हुँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया था, उनका एक सही। प्रोग्राम होता था, तो वो छोटा सा प्रोग्राम हुआ था। बाकी ऐसा कोई बड़े बड़े यहाँ बहुत सारे वो हैं, हुँ, आर्ट्स काउंसिल है और बहुत सारे अदबी जी। इदारे काम कर रहे हुँ, हैं। वो लोग लिटरली, मैं ये बात करूँगा, मेरे एक दोस्त हैं जमाल कुरैशी साहब, जिन्होंने हमदा का एक वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, जी, उसमें जी, थे। जी। तो वो कहते हैं कि आपसे डरते हैं हम कराची के अदीब और शायर। मैंने कहा मैंने उसकी वजह शायद ये हो कि वो एक उसमें रहना चाहते हैं, क्या कहते हैं, एक खोल में। खोल में रहना मैं अगर जाऊंगा तो उनका खोल टूट सकता है, क्योंकि मैं हुँ, सवाल उठाऊंगा, बिल्कुल, क्रिटिकल बात करूंगा, तो बिल्कुल। वो सिर्फ़ एक नपी-तुली बात करना चाहते हाँ। होंगे। तो सिंध की एक मैं मिसाल दूं कि वहाँ पढ़ने का कितना ज़बरदस्त रुझान है जी। कि मैं जब जैमसाबाद जा रहा था हुँ, तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ लाइब्रेरी भी थी। सही। तो वो रेस्टोरेंट के जो मालिक थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमें बताया, वो मेरे साथ ऐड हैं, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं रहा, शायद खासकेली करके हुँ, पूरा नाम उनका याद नहीं आ रहा। तो वो उन्होंने बताया कि हम संडे को ये सारी किताबें और बहुत सारी किताबों के साथ ये बाहर रोड पे बेंच लगा के स्टॉल की तरह लगा देते हैं, ठीक। तो जो खरीदना चाहे खरीद ले। जी। तो एक समझो कि एक बाजार की तरह। हुँ, हुँ, हुँ। तो कहने लगे कि एक वो लोग आते हैं, खरीदते हैं,
देखते हैं, वर्क पलटते हैं और चले भी जाते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं कि सारी किताबें इंतहाई दर्जे की फ़लसफ़ियाना, तारीख़ी, तहक़ीक़ी, रिसर्च पे मबनी किताबें थीं। कोई ये बानो कुद्सिया नहीं थी, कोई वो आम कौन-सी वो एक बानो कुद्सिया का सेकंड पार्ट आया ना, जिसके ड्रामे भी चल रहे हैं। उमैर अहमद, नसीम एजाज़ी वर्जन। तो वो उस टाइप की कोई किताब नहीं थी, सब की सब क्रिटिकल, तरक्की पसंद सोच की किताबें। तो वो वहाँ सिंधी में और ज़्यादातर सिंधी ज़बान में, तो वहाँ लोग खरीदते थे। तो कहने लगे एक दिन ना हमने देखा कि एक खच्चर पे गधे पे घास लदी हुई है और एक बच्चा आया और साइड में खड़ा किया गधे को और किताबें पलटने लगा, देखने लगा। एक किताब पे रुक गया, उसने थोड़ा सा पढ़ा और फिर कीमत शायद देखी तो फिर रख दिया। तो उन्होंने बोला कि ये किताब तुम्हें चाहिए, पढ़नी है? उसने सर हिलाया, हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ले जाओ, अगले इतवार को ले आना और मैं फिर तुम्हें एक और किताब दे दूंगा। अब तुम बताओ कि इस लेवल पे तुम्हें पाकिस्तान की किस कम्युनिटी में बुक रीडिंग का शौक किसी को मिलेगा? कहीं मिलेगा? मैंने अपने उसमें क्या कहेंगे, कराची में तो हर तरह के लोग रहते हैं ना, हाँ, मतलब पंजाबी भी हैं, पश्तून भी हैं, और बलोचों में मिल जाएगा। क्योंकि बलोच में मैं बताऊं कि मेरी एक किताब, मेरी जो किताब वहाँ बलूचिस्तान में पॉपुलर हुई, उसकी एक वजह, एक लड़का है, उसका नाम शायद शब्बीर करके, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो वहाँ गवादर में पीठ पे किताबें लाता है और गली गली आवाज लगा के बेचता है। ये वहाँ बंदा वो मुझे मिला था गवादर में। तो ये वहाँ भी रुझान है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ हमारे यहाँ ही रुझान अब कम हो गया है किताब पढ़ने का। इवन किताब पढ़ने का क्या, किसी भी चीज को पढ़ने का रुझान जो है वो अब खत्म होता चला जा रहा है। वो कराची की जो पिछली जो नौजवान नस्ल है, जो अभी 30 के उसमें होगी, अभी जो तैयार हो रही है, वो तो उनका पता नहीं क्या बनेगा। अभी जो है वो क्या कर रही है, वो सिवाय राइडर के और क्या है वो बेचारे, उनका स्कोप क्या है? अच्छा, पब्लिक यूनिवर्सिटी की मैंने बात की थी कराची की। पब्लिक यूनिवर्सिटी में उनका रेशो उर्दू स्पीकिंग का ना होने के बराबर रह गया है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी से पता चलता है कि आप किस कम्युनिटी में पढ़ने का रुझान कितना है। क्योंकि जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का आप रेशो बताएंगे ना, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है यहाँ इस हवाले से, तो वो फौरन कह देते हैं कि इकरा यूनिवर्सिटी में तो सारे वही हैं। और तो मैं उनसे कहता हूँ कि 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख मंथली देने वाला मिडिल क्लास तो हो ही नहीं सकता। नेवर, कभी नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 8 लाख कोई सेमेस्टर की फीस, सारे अखराजात मिलाएं तो शायद 10 लाख बन जाए, ऑलमोस्ट, है ना? तो क्योंकि वहाँ पॉकेट मनी इनके मिनिमम फीसेस भी देखें तो 3 लाख पर सेमेस्टर तो होती ही है। फिर वो भी नहीं दे सकता कोई। अगर किसी के घर में 4-5 बहन भाई हैं और वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसका तो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि वो 40-50 हज़ार फीस तो यहाँ हो गई है। तो 40,000-50,000 कराची यूनिवर्सिटी में है, एक नॉर्मल से डिपार्टमेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो कराची वाले जो हैं आज नौजवान ज्यादातर क्या कर रहे हैं, राइडिंग, बिल्कुल, है ना? फूड पांडा, कोरियर, बाइकिया, फलाना ढिमाका। ऑब्वियसली उन्होंने डिग्रीज नहीं ली हुई हैं। अगर प्राइवेट बीकॉम बीए इस तरह के डिग्रीज ली हुई हैं तो इस पर उनको जॉब तो कोई नहीं देगा। और फिर इस हवाले से अगर हम देखें तो लड़कियां तो खैर कुछ कर ही नहीं रही हैं। अच्छा, लड़कियों का रेशो आप मिल जाएगा आपको कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं, तो वो उनकी आउटपुट क्या है? उनका तो फिर वो किसी गिनती में नहीं आती, मेरी नज़र में तो बिल्कुल गिनती में नहीं आती। तो हमारा इस वीडियो का मकसद यही था कि हम आपको ये चीज़ थोड़ी सी रियलाइज़ करवा सकें कि
इट डजंट मैटर इफ देयर इज अ सिंधी, बलोची, बिल्कुल बलोच, पंजाबी, सराइकी, व्हाटएवर, बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग, एनीवन, इंसान अच्छा या बुरा होता है। तो अगर आपका किसी से पर्सनल कोई एक्सपीरियंस हो गया है कि वो बुरा है, तो उसमें उसके सिंधी होने का या उसमें उसके उर्दू स्पीकिंग होने का कोई हाथ कोई नहीं है। हाथ उसके उसकी अपनी अखलाकियात हैं। अच्छा इस सोच ने इस कम्युनिटी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया बिल्कुल है, ऐसे ही है। क्योंकि वो ना तालीम में तरक्की पा सके, बिल्कुल ना वो कहीं किसी हुनर में आगे जा सके। एग्जैक्टली तो वही बात है ना कि अगर हम उनकी कल्चरल वैल्यूज को अडॉप्ट कर लेते और उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर लेते, तो बिल्कुल मे बी आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह सिविलाइज्ड होते, वेल प्लान्ड हमारे हाँ शहर होते और हमारी पूरी एक प्रॉपर सिस्टम होता हमारे अच्छा यहाँ। चलो आप ये कह सकते हैं कि सिंध के जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो अर्बनाइज नहीं हैं, नहीं है। तो उनमें अर्बन वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, नहीं तो वो जाहिर है वो थोड़ा सा फर्क नजर आता है। जी ठीक है, लेकिन आप तो अर्बन वैल्यूज रखते थे, हाँ तो आपने क्यों उसको बर्बाद कर दिया? बर्बाद कर दिया। मतलब आपके शहर शहर को तो सबसे ज्यादा साफ सुथरा होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। अच्छा जहाँ नहीं, दिलचस्प फिर सारा इल्जाम किस पे लगा दिया जाता है? हुकूमत पे। हाँ ये हमारा जो कराची है वो लावारिस हो गया है। मैं बहुत सुनने में आ रही है ये चीजें हाँ मुझे कि कराची को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर आप सफाई नहीं कर रहे तो इसमें आपका कसूर है या हुकूमत का? अच्छा जब आप वारिस थे, मतलब आप जब हाकिम थे, हाँ जब आपका ही सब कुछ चल रहा था मतलब उस वक्त तो हम ये वीडियो बनाने का सोच भी नहीं सकते थे है ना मतलब हम घर से निकलते हुए डरते थे कि कहीं से कोई कौन सी गोली आ बिल्कुल जाए। बिल्कुल। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बस में जा रहा था, तो एक दो तीन लड़के चढ़े गन लेके, हम्म और उन्होंने एक तस्वीर निकाली और वो देखना शुरू कर दिया। एक बंदे को देखा, उससे उसकी शक्ल मैच कर रही थी, उसको उतार के ले गए। ओहो। तो ये होता था, अगर फर्ज करो वो मेरी मैच कर जाती, हाँ मुझे ले जाते। हाँ ये क्या तरीका था? ये बिल्कुल इस सारे रुझान ने आपके शहर को बर्बाद किया। बर्बाद किया। बिल्कुल अर्बनाइज बिल्कुल। कल्चर इस तरह का होता है। नहीं बिल्कुल भी मतलब नहीं। एक शहरी तमद्दुन जो है, हम्म वो तो आप अगर देखना हो तो आप मुंबई जाके देखें, आप हम्म सिंगापुर जाके देखें, हाँ आप इवन ये कि आप बैंकॉक देख लें, मलेशिया के शहर देख लें, दुबई तो खैर बहुत ही बहुत आगे ही चला आगे गया है। चला गया। तो ये आप कराची का क्या हाल कर दिया था? बिल्कुल तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सोच जो है वो खत्म हो जाए कि नहीं आप किसी एक के पीछे पड़ गए हाथ धो हम्म के और अब आप सबके जहन में बिल्कुल उसके खिलाफ जहर घोलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल भी चार लोग बैठे हैं कि अच्छा तुम सिंधी तो नहीं हो, पहले ही बता दो, हाँ और ये इस हाँ तरह की हाँ चीजें। हाँ तो फिर वो सिंधी जो है उसके उससे रिलेटेड नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना या इस बिल्कुल तरह की हरकतें करना, बिल्कुल तो ये करना जरा छोड़ दें और इंसान को जज करें। हाँ हाँ बिल्कुल आपका हक बनता है, आप किसी को जज करें बाय पर्सनालिटी, बाय बिल्कुल देयर वैल्यूज, एथिक्स, इस तरह बिल्कुल की चीज़ों से। ये देखें कि उसकी इंटेलिजेंस कितनी है। बिल्कुल इस हिसाब से अगर आप जज करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको सिंधी लोग भी बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हमें मिले हैं। बिल्कुल। बिल्कुल मिले हैं। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे इन सपोर्ट ऑफ सिंध, बल्कि बिकॉज हम इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल जो हमारी बिल्कुल स्टडी में हैं, बिल्कुल हम वो भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, सिंध ताकि के जिनको इस तरह की नॉलेज नहीं है हम्म, उनको हो सकता है कि थोड़ी बहुत नॉलेज हमारी दिलचस्पी वीडियो के पैदा हो। थ्रू मिल जाए। बिल्कुल तो हम सिंध में रहने वाले सिंधी हैं बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू बिल्कुल। बोलते हैं तो क्या हुआ, सिंधी मुझे बोलना नहीं आती लेकिन समझ पूरी भाई आती है। सचल सरमस जब उर्दू में शायरी कर सकते हैं, हम्म तो और वो महाजिर नहीं है तो हम्म हम उर्दू बोल रहे हैं हम्म, और हम भी महाजिर नहीं हैं, बिल्कुल। तो हम हमारे सिंधी हैं। हाँ हम सिंधी हैं और हम सिंध में रहने वाले सिंधियों की तरफ से आज के लिए यहाँ हम अपनी वीडियो का ख़त्म करते हैं इख्तिताम। और हम इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हाजिर होंगे। अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।